दोस्तों इस वीडियो में हम रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के चैप्टर 55 से 57 तक का रिव्यू करने वाले हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सीजन 3 की स्टार्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम आखिरी एपिसोड की झलक को याद कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि बुद्धा ने द डेविल किंग को हराकर ह्यूमन और गॉड्स के बीच का स्कोर बराबर करवा लिया था, और लास्ट में ये भी बताते हैं कि अब गॉड की तरफ से फाइट करने के लिए हेड आने वाला है। ये भाई ट्राइवस हेड के सगे वाले लगते हैं जो अपने दम पर टीम जिताएंगे। खैर जो भी हो, हम इस एक्सप्लेनेशन को उसी एपिसोड के थोड़े पीछे से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जब एनीमे बनेगी तो वो लोग उसी चीज का रिकेप दिखाएंगे थोड़े डिटेल में, तो हम भी दिखा देते हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में ब्रुनेट और गेल को दिखाते हैं, और ब्रुनेट सोचती है अब फिर से दोनों साइड बराबर पर आ चुकी है। बुद्धा की जीत की वजह से अब गॉड भी नर्वस हो रहे होंगे, तो अब हमारी बारी है उन पर प्रेशर डालने की। तभी गेल बोलती है अच्छा हुआ ना हम लोग जीत गए, भले बुद्धा को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी उसकी कंडीशन ठीक है। इतने बड़े बड़े घाव को झेलने के लिए बहुत ताकत लगती होगी ना। तो ब्रुनेट बोलती है बिल्कुल, और वो अपने रूम का दरवाजा खोलती है, और उस रूम में पहले से ही कोई खड़ा होता, और वो बिल्कुल ब्रुनेट की तरह दिखती है, और बोलती है बहुत लंबा टाइम हो गया था तुम्हें देखे हुए, और वैसे तुमने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहन के रखे हैं। और वो असल में एक लड़का होता है जिसने ब्रुनेट जैसा रूप लेके रखा होता है, जिसका नाम माइकल नोस्ट्राडेमस होता है, और वो बोलता है मेरी भविष्यवाणी के हिसाब से रैग्नारोक और कोई नहीं बल्कि गॉड जीतने वाले हैं। और ये सुनकर गेल बोलती है इसका मतलब ह्यूमन काइंड हार जाएगी। तभी अचानक माइकल हंसने लगता है और बोलता छोटी लड़की तुम तो बड़े आराम से उल्लू बन गई। तो गेल गुस्से में बोलती है बहन ये लड़का कौन है और ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। तो ब्रुनेट बोलती है तुम्हें इसे देखकर क्या लगता है गेल, अभी तुम्हारे सामने जो इंसान है ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा नापसंद करने वाला इंसान है, और बदकिस्मती से ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो गेल बोलती है क्या ये डरपोक जिसने तुम्हारे जैसे कपड़े पहनने की कोशिश की, क्या ये सचमुच स्ट्रॉन्ग है। तो ब्रुनेट बोलती है हाँ ये बेवकूफ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर तुमने अपने मजाक बंद नहीं किए तो मैं तुम्हें रोस्ट कर दूंगी और तुम्हें हेलेन में वापस भेज दूंगी। तो मिकल रोकर बोलता है ऐसा मत करना, वहाँ के राक्षसों ने जो मेरी हालत की थी उसे मैं बता नहीं सकता। अगर सच बताऊं तो उन लोगों ने मेरी आत्मा और शरीर दोनों को अलग करके बहुत ही बेरहम हालत में रख दिया था। तुमने मुझे मैनकाइंड के फाइटर के रूप में रिप्रेजेंट करने को बुलाया था और अब मुझे वापस भेज रही हो। तो ब्रुनेट बोलती है बहुत झूठ बोल लिया, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कभी भी आ सकते हो, फिर भले ही तुम्हें वहाँ के गार्ड्स की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। तो मिकल बोलता ये हुई ना बात। तभी गेल बोलती है एक मिनट ये तो इंसान है ना, तो ये उस जगह पर क्या कर रहा है। तो ब्रुनेट बोलती है क्योंकि इसने गॉड के ताबू को तोड़ दिया था और पूरी इंसानी जाति में ये सिर्फ अकेला इंसान बन गया जिसे हेलेन में डाला था। तो माइकल बोलता है बस करो, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ, तुम तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। तो गेल बोलती क्या इसने गॉड के ताबू को तोड़ दिया, आखिर इसने उसमें किया क्या था। तो ब्रुनेट बोलती है इसने बाय फोर्स को ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। तो ये सुनकर तो गेल शौक ही हो जाती है। उसके बाद ब्रुनेट बोलती है स्वर्ग लोक, पाताल लोक और धरती लोक, यूनिवर्स सिर्फ यही तीन चीज की है, और स्वर्ग लोक और पाताल लोक के बीच में एक ऐसा गेट बनाया जहां से गॉड पाताल लोक और स्वर्ग लोक में आ जा सकते थे। स्वर्ग लोक की तरफ से काला अंधेरा बाहर निकलता और पाताल लोक की तरफ से बहुत सारी रोशनी, और इन दोनों के बीच में जो दरवाजा था उसे बाय फोर्स कहते थे। एक बार स्वर्ग लोक और पाताल लोक के बीच में घमासान लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बाय फोर्स नाम का गेट बना दिया, जिससे कोई भी एक दूसरे की जगह पर नहीं जा सकता था। और तब से अगर कोई भी स्वर्ग लोक वाला पाताल लोक में गिर जाता तो उसका वापस स्वर्ग लोक में आना नामुमकिन होता, और जो लोग इन दरवाजे के बीच में आ जा सकते थे वो सिर्फ चीफ गॉड हुआ करते थे, जैसे कि हेड, जियस, ओडिन और शिवा। तो ऐसा कह सकते हैं बायफोस्ट एक ऐसा कवर था जिससे लोग नरक में जाने से बच जाते। तभी गेल बोलती है और इसने उस पूरे बायफोस्ट को ही तोड़ दिया था, तुमने ऐसा क्यों किया। तो मिकल बोलता है मैंने इसे पूरा तो नहीं तोड़ा था, लेकिन मुझे सचमुच ये जानने की बहुत इच्छा हो रही है क्या होता अगर मैं इसे पूरा तोड़ डालता। मैं उस तरह का बंदा हूँ जिसके दिमाग में जो आ जाए ना मैं वही कर डालता हूँ। तो गेल बोलती है ये तो सबसे बड़ा क्रिमिनल है। उसको ब्रुनेट बोलती है वैसे मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिकल बोलता ओ हाँ मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है अगली मेरी बारी है। तो ब्रुनेट बोलती है नहीं अभी तुम्हारी बारी को बहुत देर है, क्योंकि तुम हमारे जोकर हो। तो गेल सोचती है ये इंसानों का जोकर बहुत अजीब नहीं है। तभी ब्रुनेट के फोन में एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो बहुत शौक हो जाती है, और उसमें लिखा होता है कि राउंड 7 के लिए गॉड्स ने हेड द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड को चुना है। तो मिकल बोलता क्या बात है, क्या बात है, मौत का देवता खुद आ रहा है, लगता है गॉड किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं, मुझे उससे लड़ना है। तो गेल बोलती है मतलब उन लोगों ने बुद्धा के बदले हेड को चुना है, लेकिन सही नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हेड को हरा सके। तभी ब्रुनेट बोलती है नहीं एक है ऐसा इंसान,
आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, तो एक रूलर के बदले रूलर होगा। पाताल लोक के रूलर से जो फाइट करेगा वो होगा ये इंसान जिसने साम्राज्य की शुरुआत की थी। तभी अचानक वहाँ की एक दीवार टूट जाती है और उसके अंदर से एक आदमी निकलता है और बोलता है मेरा आराम करने वाला रूम कहाँ है, और वो एक दरवाजे को देखता है जिसपे लिखा होता है VIP सेक्शन। अगले पैनल में एरिस और हर्मिस को दिखाते तो एरिस बोलता मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, हेड्स खुद लड़ने वाला है, काश मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खड़ा हो पाता। हर्मिस बोलता तो तुम्हारा ये कहना है कि हेड के बदले तुम लड़ना चाहते हो? तो एरिस बोलता मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, तुमसे तो बात करना ही बहुत खतरनाक है। वैसे अब ये तो पता चल गया है कि अगला राउंड कौन जीतने वाला। एक बार एरिना को देखो तो सही, और पूरे एरेना को एकदम नरक जैसा सजा दिया होता है। उसके बाद एरिस बोलता है ये नजारा हेड्स की जीत को परफेक्ट सूट करता है। तो हर्मिस बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन ह्यूमंस की तरफ से इस बार कौन लड़ने आएगा? तो एरिस बोलता है वो लोग किसी को भी भेजें, नतीजा तो सेम ही रहने वाला है। वो लोग धरती पर गिरकर हेड से माफी मांग रहे होंगे। तभी उनके सामने से एक आदमी गुजरता तो सीधा गॉड की सीट पर बैठकर बोलता ये काफी अच्छी जगह है। तो एरिस बोलता हर्मिस ये कौन है जो हेड की जगह पर बैठ गया जैसे कि इसकी कुर्सी हो? तो हर्मिस बोलता पता नहीं, लेकिन ये इंसान की तरह दिख रहा है, कहीं ये खो तो नहीं गया ना? तो एरिस बोलता कहाँ से ये तुम्हें खोया हुआ लग रहा है? ओए तुम, क्या तुम्हें पता नहीं है ये गॉड्स का VIP सेक्शन है, इंसानों का स्टेडियम उस तरफ है। चलो मिस्टर, मैं तुम्हें वहाँ पर लेके चलता हूँ। और एरिस उस आदमी का हाथ पकड़ लेता, लेकिन तभी वो आदमी हर्मिस को उठाकर सरफेस पर गिरा डालता और एरिस के नाक में से ब्लड निकलने लगता। तो हर्मिस सोचता आखिर ये इंसान है कौन जिसने एरिस को बड़े आराम से पछाड़ दिया। तभी वो आदमी हर्मिस को बोलता ओए तुम अपने गुलामों को संभाल के रखा करो और मेरी बात सुनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कोई भी जगह हो, क्योंकि तुम लोग उस साम्राज्य में मौजूद हो जिसकी डोर मेरे हाथ में और उसका नाम होता है किंग शी हुआन। तभी एरिस वापस खड़ा होकर बोलता तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैं एक गॉड हूँ, मुझे थोड़ी इज्जत दिखाओ। तो किंग शी बोलता काफी अच्छा था किया है। तो एरिस को गुस्सा आ जाता और किंग शी का हाथ पकड़ के बोलता मुझे कमजोर मत समझना, मैं ओलंपस के 12 गॉड में से एक हूँ, मैं हूँ गॉड ऑफ वॉर। और किंग शी उसे वापिस उठाकर दीवार पर फेंक डालता है। उसके बाद किंग शी बोलता है तुम कितने हल्के हो बड़े आदमी। और एरिस सोचता है इसने मुझे फिर से फेंक दिया, मेरे साथ हुआ क्या है, मुझे बार बार फेंक कैसे रहा है? उसके बाद हर्मिस सोचता है मेरे भाई एरिस, लगता है सबसे ताकतवर मसल वाला इंसान वलहल्ला में घुस गया है, इस इंसान में कुछ तो बात है। उसके बाद किंग शी बोलता है मुझे प्यास लगी है, कुछ पीने के लिए है क्या? तो हर्मिस बोलता है शहद वाला पानी कैसा रहेगा? तो किंग शी बोलता बिल्कुल, और हर्मिस उसे ड्रिंक पिलाने लगता है। उसके बाद किंग शी बोलता तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो हर्मिस बोलता शुक्रिया मुझे समझने के लिए, मैं हर्मिस हूँ, ओलंपस के 12 गॉड में से एक गॉड हूँ। और पीछे से एरिस बोलता तुम दोनों को क्या लग रहा है, तुम्हें पता है तुम किससे पंगा ले रहे हो? तभी वहाँ पर अचानक गैल आ जाती है और बोलती है तो तुम यहाँ पर हो, जैसा कि तुमने कहा था सिस्टर, इन हॉल्स को फॉलो करने के बाद देखो हमें क्या मिला है। उसको ब्रिनिट बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था तुम्हें रूम से बाहर नहीं निकलना है, और तुमने कॉरिडोर में क्या किया है, सभी दीवारों में छेद हो गया है। तो किंग शी बोलता है चिंता मत करो, ये वो रास्ता है जिसका लीडर मैं हूँ। और हर्मिस हंसने लगता है और एरिस सोचता है मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन वो वाकई में स्ट्रॉन्ग है। उस वक्त गैल बोलती है बहन ऐसा बहाना बनाओ कि ये रास्ता भूल गया था और यहाँ से निकल चलते। उसके बाद ब्रिनिट बोलती है मुझे माफ कर दीजिएगा, आप दोनों को परेशानी हुई होगी। तो हर्मिस बोलता कोई बात नहीं। उसके बाद ब्रिनिट बोलती है चलो अब यहाँ से चलते। तो किंग शी बोलता बिल्कुल नहीं, ये जगह मुझे पसंद आने लगी है और सबसे अच्छी बात मैं यहाँ पर बोर नहीं होऊंगा। तो ब्रिनिट बोलती है मेरे जहाँ बना, लगता है आपको पता नहीं है, लेकिन 7th राउंड में आपको ही फाइट करना है। और ये सुनकर हर्मिस और एरिस शॉक हो जाते हैं और तभी किंग शी खड़ा हो जाता और बोलता आहो, लगता है अब मेरा इंतजार खत्म होता है। और एरिस सोचता क्या ये हेड से फाइट करेगा? उसके बाद ब्रिनिट बोलती है तो अब क्या हम एंट्रेंस गेट पे चल सकते हैं? तो किंग शी बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, लगता है तुम भूल रहे हो, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही कहा था मेरे रास्ते के सारे एम्पायर को मैं लीड करूंगा। अगले पैनल में हेमडोल को दिखाते जो बोलता 6th राउंड खत्म होने के बाद कंपटीशन वापस बराबरी पर आ चुका है, ह्यूमंस और गॉड के पास 3-3 जीत है और अभी तो और भी फाइट्स हमारा इंतजार कर रही है। और हम इस लड़ाई के सेकंड हाफ में पहुंच चुके हैं जहां पर एक और घमासान युद्ध होगा। और सबसे पहले ह्यूमंस की तरफ से जो पहले आ रहे हैं, और हेल्डोम अचानक चुप हो जाता है और तभी एक आदमी बैल बजाने लगता है और गॉड के सपोर्टर बोलते हैं ये क्या हो रहा है, कुछ लोग गॉड के एंट्री के गेट के सामने भीड़ क्यों लगा रहे हैं, और उन सबने गॉड के VIP सेक्शन के सामने लाइन बना ली है। उस वक्त गैल बोलती है
ये नहीं हो सकता, ये सब तो चाइना के एम्परर है। और उनमें से एक एम्परर बोलता, बहुत टाइम बाद मुझे फिजिकल काम करने का मौका मिला है। तो एक और एम्परर बोलता, ये हम उस इंसान के लिए कर रहे हैं जो हमारे पूरे चाइना एम्पायर का गर्व है। तो एक और किंग बोलता, बिल्कुल सही कहा। तभी एक और किंग चिल्लाता, सब लोग चुप हो जाओ और ध्यान दो। और एक बहुत बड़ा कारपेट किंग शी के सामने सजा दिया जाता है। तो गैल बोलती, ये लोग तो किंग शिवान के लिए एंट्री बना रहे हैं। तो गॉड की ऑडियंस बोलती है, आखिर ये इंसान खुद को समझ क्या रहा है जो गॉड के स्टैंड से एंट्री ले रहा है। उसको तो हेमडोल बोलता, क्या वो वहां से एंट्री लेने वाला? ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन इस एंट्री से इतना तो पता चल गया है, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। ये वही इंसान है जिसने वॉरिंग स्टेट के 6 साम्राज्य को पलक झपकते ही कब्जे में कर लिया था। इसने 500 साल से चलते आ रहे चाइना के सबसे बड़े ट्रुमोल साम्राज्य को भी अपने दम पर खत्म कर दिया था। जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ उसने रास्ता बनाया, जहाँ कोई कैसल नहीं उसने वहाँ भी कैसल बनाया। उसने वो कर दिखाया था जो किसी ने सोची भी नहीं थी। इसने पूरे चाइना को एक साथ ला दिया था। पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का ये वो इंसान है जो हुंगशियन सैंगदी के सुप्रीम लेवल तक भी पहुंच चुका था। और ये है सबसे बड़े एम्परर का किंग। और पूरी पब्लिक चिल्लाती है, किंग शी हुआंग, किंग शी हुआंग। और गॉड की पब्लिक बू करने लगती है और बोलती है, तुम्हें पता भी है तुम कहाँ से आए हो? वो गॉड का पैलेस है। एक इंसान के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें नहीं कर रहा है। और ह्यूमन साइड के लोग बोलते हैं, क्या ये किंग शी हुआन है? लेकिन ये तो एक किंग है, क्या ये फाइट कर पाएगा? तभी कोई बोलता है, सच बताओ आखिर तुम सोच क्या रहे हो? और वो 10वीं वल्करी होती है जिसका नाम अलवित्र, और बोलती है, कम से कम सही गेट से तो आया करो। तुमने मुझे कितना इंतजार कराया, मुझे तुम सही नहीं लग रहे हो। जब से हम दोनों साथ में आए तब से तुम मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे हो। तो किंग शी हुआन बोलता है, चिंता मत करो, आखिर मैं एक राजा हूँ। तो अलवित्र बोलती है, चिंता मत करो, तुमने अभी तक लॉन्डर की प्रैक्टिस भी नहीं की है। अगर तुम सोच रहे हो कि हम दोनों एक साथ काम कर लेंगे तो भूल जाना। तभी किंग शी हुआन उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है, जरा पास तो आओ। तो अलवित्र बोलती है, तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो? तो किंग शी हुआन बोलता है, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी प्यारी परी। और ब्लूंडर स्टार्ट हो जाता है और किंग शी हुआन की पूरी बॉडी पर आर्मर लग जाता है और बोलता, ये तो अच्छे से फिट हो गया। उसको गैल बोलती है, मेरी बहन अलवित्र। तो ब्रिनेल बोलती है, किंग शी हुआन और अलवित्र की पावर पर भरोसा रखो। और एक तरफ से हेड आ रहा होता है और बोलता है, बहुत टाइम हो गया था, बाइडेंट को यूज करे। तभी पीछे से कोई बोलता, हेड सर प्लीज 1 मिनट रुकिए। तो हेड बोलता, ओ तुम तो पोसाइडन के। तो वो आदमी बोलता, हाँ मैं पोसाइडन का सर्वेंट प्रोटियस हूँ। तो हेड बोलता, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो प्रोटियस बोलता, प्लीज आप इसे ले लीजिए। तो हेड बोलता, ये तो पोसाइडन का ट्राइडेंट है ना? तो प्रोटियस बोलता, प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप इसे ले लो और उन इंसानों को खत्म कर दीजिए जिसने लॉर्ड पोसाइडन को मार दिया। तो हेड बोलता, बेवकूफ, मेरा भाई इस तरह का नहीं था जो दूसरों से अपना बदला पूरा करवाए। तो पोर्टियस बोलता, मुझे माफ कर दीजिए सर। तो हेड बोलता, जो भी हो, एक बड़े भाई होने के नाते ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने छोटे भाई का बदला लूं। और वो उस वेपन को अपने वेपन के साथ मर्ज कर लेता और बोलता, चलो दोनों साथ में चलते हैं। और पोर्टियस रोने लगता और बोलता, आपका बहुत शुक्रिया सर। ओह लॉर्ड पोसाइडन, हमारे हेड सर आपकी मौत का बदला जरूर लेंगे। उसको तो हेमडोल बोलता, अब जो जगह बुद्धा की वजह से खाली हो गई थी उसे भरने सीधे चंग के मैदान से ये गॉड आया है। और पूरे गॉड के सपोर्टर एक साथ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हेमडोल बोलता है, जब ये गॉड चलता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है, जब ये देखता है सब लोग इसके सामने झुक जाते हैं। हेल का सैबरस द वॉच डॉग भी इसके सामने झुकता है। टाइफून सबसे खतरनाक मॉन्स्टर भी इसके सामने कुछ नहीं है। ग्रीस के तीनों गॉड में से सबसे बड़ा गॉड नर्क का राजा हेड्स, एक तरफ है पूरे चाइना का रूलर किंग शी हुआन और एक तरफ है नर्क का राजा हेड्स। रैग्नारोक के 7 राउंड में होगा किंग वर्सेस किंग। यह है वो लड़ाई जिसमें पता चलेगा कौन सा किंग आखिर तक खड़ा रहेगा। और सब लोग इस मैच को देखने लगते हैं। उसके बाद हेड बोलता है, तुम किंग शी हुआन हो ना, मुझे तुम पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो जिसने मेरे भाई का खून किया है। उसके बाद हेमडोल बोलता है, पूरे एरिना में सन्नाटा छा चुका है। क्या हेड का भी पहला मूव पोसाइडन की तरह होगा? क्या पहला ही अटैक चीर कर रख देगा जिसमें बहुत सारी ताकत भरी है? सिर्फ एक थ्रस्ट जिसका मतलब सिर्फ मौत है। और हेड किंग शी पर अटैक करता है लेकिन किंग शी साइड में हटकर उस अटैक से बच जाता। तो हेमडोल बोलता, हेड लगातार किंग शी हुआन पे अटैक करते जा रहा है लेकिन किंग शी हुआन हर अटैक से बच रहा है। तो हैरिस बोलता, ये बहुत खतरनाक अटैक्स है,
तो हर्मिस बोलता हाँ, एक ही अटैक में किसी की भी जान जा सकती है। और तभी हेड हवा में जंप मारकर अपने परसेफोन कालीशोरन हैमर ऑफ द नेदरवर्ल्ड अटैक यूज करता है और किन शी हुआन उस अटैक से बचने के लिए पीछे हट जाता है। लेकिन अचानक वापस से वो सारे अटैक स्टार्ट हो जाते हैं और सब लोग हेड की पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी किन शी हुआन को हेड का अटैक लग जाता और पूरे एरिया में हेड के अटैक के निशान पड़ चुके होते हैं। उस पर हेमडल बोलता लगता है किन शी हुआन जो कब से बच रहा था अब की बार उसे चोट लगी है। नर्क के राजा के पावरफुल अटैक के कारण उसके शॉक वेव्स भी जानलेवा हो सकते हैं और हेड वापस अटैक करने आगे बढ़ता है और अपना परसेफोन रोआ ब्रेकर ऑफ स्टॉर्म अटैक करता है। लेकिन किन शी हुआन उस अटैक को सिर्फ एक हाथ से ब्लॉक करके उसे डिफ्लेक्ट कर डालता और हेड सोचता उसने मेरे अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। और तभी किन शी हेड का हैंडल पकड़कर उस पे ही अटैक कर डालता और हेड सीधा पीछे जाकर गिरता है और ये देखकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हेमडल बोलता ये अभी क्या हुआ, हेड का अटैक उसी पे पलट गया क्या? और किन शी के आर्मर में सारे वेपन की पावर होती है जिसका नाम होता है शिव आर्मर फ्रॉम हेवनली हैंड ऑफ डिफेंस और हेड वापस खड़ा होने लगता है। उस पर किन शी हुआन बोलता हेड तुम नरक के राजा हो ना, तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, इस दुनिया में सिर्फ एक ही शहंशाह हो सकता है और वो शहंशाह सिर्फ मैं हूँ। उसके बाद स्टोरी कंसेप्ट में बताते हैं कि चाइनीज माइथोलॉजी के हिसाब से एक चीज हर सेंचुरी में अलग अलग रूप में आती रही है। जैसे कि शानहाई चिंग एरा में एक ऑक्स जैसा मॉन्स्टर था जिसकी 4 आंखें और 6 हाथ थे। वैसे ही शियुजी एरा में एक बैटल गॉड था जिसका पूरा शरीर आयरन और पत्थर का बना हुआ था। वैसे ही जब की एरा चल रहा था तब भी एक और चीज आई थी जिसे गॉड ऑफ वॉर कहा करते थे, जिसने 5 तरह के वेपन्स डिस्कवर किए थे, क्रॉसबो, स्वॉर्ड, हेलबर्ड, स्पीयर और आर्मर। लेकिन क्या ये सब सच है? चाइना में किंग अपनी मर्जी से किंग नहीं बनते थे, उन्हें किंग बनने के लिए डीमन गॉड चियू की इजाजत लेनी पड़ती थी। जैसा कि शी जी के इतिहास में लिखा हुआ था कि शी हुआंग एरा के 26वें साल पे किन अपनी आर्मी को लेकर पूरा चाइना घूमेगा और फिर उसने अपनी आर्मी को ईस्ट की तरफ बढ़ने को कहा। उस दौरान उसने माउंट ताई की भी चढ़ाई की थी लेकिन अकेले। और उस समय माउंट ताई की प्रथा थी जहाँ पर उन्हें चियू जो कि गॉड ऑफ मिलिट्री था उसकी पूजा और उसे बलि देनी होती थी। लेकिन वहाँ पर किस तरह की पूजा होती थी, किस तरह की बलि देनी होती थी और माउंट ताई का रहस्य क्या है, इन सब चीजों की सच्चाई सिर्फ किन शी हुआन ही जानता था। और किन शी हुआन अपने आप को एक अलग डायमेंशन में देखता जहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन गिरे होते हैं और उसके सामने चियू बैठा होता है जो एक आदमी को खाते हुए बोलता तुम आ ही गए तो तुम हो किंग किन जिसने 6 अलग अलग टेरिटरी को हराया, लेकिन तुम तो अभी काफी जवान हो, वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुमसे पहले जितने भी किंग आए थे वो सब लोग सिर्फ मेरे एक बार देखने से डरने लगे थे, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे 10,000 सैनिक दे दो और मेरे सामने अपने घुटने टेक दो और मैं तुम्हें राजा बनने की परमिशन दे दूंगा। तो किंग शी हुआन बोलता हो तुम्हें एक बलिदान चाहिए और वो एक ताबूत को आगे करता है। तो चियू बोलता मैंने इसे पहले ही देख लिया था और किंग शी हुआन उस ताबूत को चियू के पास फेंकता है और उसके अंदर से एक पट्टी बंधी हुई बॉडी निकलती है और चियू उसे पकड़ लेता और जैसे ही उसे खाने जाता तो बोलता इसका मतलब क्या है, ये तो एक मिट्टी का पुतला है। किंग शी हुआन बोलता किन के साम्राज्य की मिट्टी बहुत ही टेस्टी होती है तो क्यों ना तुम इसके मजे लो। और चियू उसे खा के किंग शी हुआन के पास ही थूक डालता है और बोलता घटिया जुबा केसरी, कितना बेकार टेस्ट इसका। तो सुनो छोटे आदमी, तुम मुझे खुश करने में नाकामयाब रहे और मेरी इजाजत के बिना तुम कभी भी चाइना पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। देखो अब तक जितने भी राजा मेरे सामने आए वो सब मेरे सामने झुके थे, तो तुम्हें भी वैसा करना चाहिए। तभी किंग शी हुआन बोलता बुहाओ। तो चियू बोलता क्या कहा तुमने? तो किंग शी हुआन बोलता तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा एटीट्यूड, इन सब को देख कर तो तुम्हारे सामने झुकने से ज्यादा मैं मरना बेहतर समझूंगा। तो चियू बोलता है मूर्ख इंसान, तुम्हें समझ नहीं है गॉड के सामने कैसे बात करनी चाहिए। तो किंग शी हुआन बोलता है तुम इंसान को खाने वाले अपने आप को गॉड बोलते हो। मुझसे पहले जितने भी किंग आए थे वो सब किंग नहीं थे, लेकिन मैं किंग शी हुआन तुम्हें हराकर असली किंग की शुरुआत करूंगा। तो चियू बोलता है बेवकूफ, तुम्हें इस चीज की सजा मिलेगी। और किंग शी हुआन और चियू के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। वो बैटल पूरे 6 दिन चलती रही जब तक डीमन गॉड चियू हार नहीं गया। और उस दिन के बाद चाइना का इतिहास इंसानों के हाथ से लिखे जाने लगा। और किन के राजा शी हुआंग ने माउंट ताई पे चढ़कर डीमन को हराया था तब उसकी उम्र 28 साल की थी और तब से उसे किंग शी हुआन के टाइटल से जाना गया। और अगले पैनल में किंग शी हुआन और हेड की फाइट को दिखाते जिसमें हेड किंग शी हुआन के काउंटर अटैक की वजह से जमीन पर गिरा होता है
उस वक्त गैल बोलती है क्या बात है, उसके अटैक ने तो हेड को भी पीछे फेंक दिया, लेकिन वो किस तरह का मूव था। तो ब्रिनेल्ड बोलती है अभी जो हुआ वो शायद जरूर किंग शिवान की वो टेक्निक होगी जिसे उसने चियू से लड़ते वक्त परफेक्ट की थी, एक अल्टीमेट मार्शल आर्ट जो 5 अलग अलग स्टाइल से बना हुआ है जिसे उसने चियू नाम दिया था। उसके बाद एरिस बोलता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब तक मुझे कुछ पता चलता तब तक उसने मुझे उठा के फेंक दिया और इसने यही चीज हेड के साथ भी यूज कर ली है, लेकिन आखिर किस तरह की टेक्निक है जिससे वो इस तरह के अटैक कर पा रहा है। तो हरमिस बोलता है जितना मैं देख पा रहा हूँ उसने हेड के अटैक को अपने पास आने दिया और फिर उसने तुरंत उस अटैक को डिफ्लेक्ट करके हेड पर वापस भेज दिया। ये कहना आसान तो है, लेकिन मैंने आज तक किसी भी इंसान या गॉड को हेड के ऊपर ऐसा अटैक करते हुए कभी नहीं देखा। तो एरिस बोलता है मतलब हेड्स ने खुद के ही वेपन का अटैक खुद पर ले लिया और हेड के सर में से खून निकल रहा होता है। तो किंग शिवान बोलता तो अभी भी लड़ना चाहते हो नर के राजा। उसके बाद हेड खड़ा हो जाता है और बोलता तुम्हारा नाम किंग शिवान है ना, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी नजरों में एक असली राजा किसे कहते हैं। तो किंग शिवान बोलता एक असली राजा वो होता है जो कभी भी खुद पर डाउट ना करे, जो कभी भी पीछे ना हटे, जो किसी पर भी निर्भर ना रहे, जो हमेशा अपने लोगों के लिए एक लीडर की तरह खड़ा रहे, वो होता है एक असली राजा। और ये सुनकर हेड पहले थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन अचानक हंसना शुरू कर डालता है। तो एरिस बोलता ये इतना क्यों हंस रहा है, मैंने आज से पहले हेड का ये रूप कभी नहीं देखा। तो हरमिस बोलता मैंने भी। और तभी किंग शिवान भी हंसने लगता और दोनों की हंसी पूरे स्टेडियम में गूंज रही होती है। उसको किंग शि बोलता है तुम्हें इसमें इतना फनी क्या लगा। तो हेड बोलता है तुमने मुझे किसी ऐसे की याद दिला दी जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। तो किंग शिवान बोलता है मैंने किसी की याद दिला दी। तो हेड बोलता है वो सभी गॉड के मुकाबले सबसे ज्यादा नोबल गॉड था, जिसके सिद्धांत सबसे अलग थे। उसे किसी भी आर्मी की जरूरत नहीं थी, उसे ना धोखा करने की जरूरत थी, ना उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत थी। एक लौता गॉड जो असल में किंग कहलाने के लायक था, मेरा छोटा भाई पोसाइडन, किंग ऑफ ओशन, और मैं उसकी कसम खाता हूँ उसका ये बड़ा भाई किसी भी ह्यूमन किंग से हार नहीं सकता। उसको एरिस बोलता हेड ने अपने स्पीयर को काफी ऊपर से पकड़ के रखा है और किंग शिवान के सपोर्टर बोलते ये किस तरह का स्टांस ले रखा है, और किंग शिवान भी अपनी पोजीशन ले लेता है और हेड अपना अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो स्टोरी कंसेप्ट में बताता है कि ये हेड का ऐसा अटैक है जिसमें काफी अलग स्टांस यूज किया जाता है, जिसे स्टर्डीनेस ऑफ स्पीयर भी कहते हैं, लेकिन हेड स्पीयर को घुसा नहीं रहा है और यही सही तरीका होता है स्पीयर से लड़ने का। और हेड स्पीयर की ग्रिप को एंड से पकड़ लेता है। वो स्टोरी कंसेप्ट में बताते हैं अपनी पावर के साथ द किंग ऑफ हेल जो तेजी से नीचे की तरफ वो अटैक ला रहा है, जिसका नाम स्मैशर ऑफ अर्थ परसेफोन टाइटन है, लेकिन किंग शिवान भी अपनी ची आर्मर फॉर्म को एक्टिव कर लेता है। तो ब्रिनेल्ड बोलती है देखो वो फिर से अपनी टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है। तो एरिस बोलता ओह नो, वो वापिस से हेड के अटैक को डिफ्लेक्ट करने वाला है। तो हरमिस बोलता नहीं मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, और हेड का अटैक किंग शिवान को लग जाता और हेड बोलता संभालो मेरे अटैक को द ह्यूमन किंग, और किंग शिवान नीचे झुकने लगता। तो एरिस बोलता अब सब खत्म हो जाएगा क्योंकि वो उस अटैक को वापस हेड पे ही कर डालेगा, लेकिन इस बार हेड की पावर और स्पीड बहुत ज्यादा होती है और किंग शिवान और नीचे झुकने लगता है। तो एरिस बोलता इतने पावरफुल अटैक को पहले हैंडल करना फिर उसे अपने अपोनेंट पे वापस भेजना, इस बार उसके लिए करना बहुत मुश्किल होगा। तभी हेड चिल्लाता मैं हूँ द किंग ऑफ हेल हेड्स, और हेड अपनी और ज्यादा पावर लगाकर किंग शिवान को सरफेस में ही घुसा डालता, और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ह्यूमन सपोर्टर देखते हैं कि किंग शिवान के सर पे से खून निकल रहा होता है। तभी हेल्डोम बोलता लगता है वो मर। तभी किंग शिवान के मुंह से ब्लड निकलता। तो हेड बोलता है ओहो तुम अभी तक जिंदा हो, और किंग शिवान अपने घुटनों पर खड़ा हो जाता और बोलता ब्लड की वजह से ये बहुत चिपचिपा लग रहा है। तो हेड बोलता तो तुम अभी भी लड़ना चाहते हो द ह्यूमन किंग, और किंग शिवान अपनी आंखों की पट्टी खोलने लगता और सभी चाइना के किंग उसके सामने झुकने लगते हैं। उसके बाद किंग शिवान बोलता तो इसे वापस से शुरू करे द किंग ऑफ हेल, और किंग शिवान वापस से अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। तो हेड बोलता तुम मेरे अटैक करने के बावजूद खड़े होकर स्माइल कर रहे हो, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए किंग से, और हेड वापस किंग शिवान पर अटैक करता है। तो हेमडोल बोलता एक बार फिर से हेड अपना खतरनाक अटैक यूज कर रहा है। किंग शिवान के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मौत का। तो गैल बोलती है पहले का घाव उसे प्रॉब्लम दे रहे होंगे। तो ब्रिनेल्ड बोलती है नहीं, अगर मेरा अनुमान सही है तो वो इंतजार कर रहा है ताकि वो अपने उस अटैक को दोबारा इस्तेमाल कर पाए, और हेड अपना अटैक कर डालता है, लेकिन किंग जंप मारकर बच जाता, लेकिन हेड वापस पहले वाले अटैक जैसा स्टांस ले लेता और बोलता
हिम्मत है तो इसे रोक के दिखाओ, और अपना स्मैशर ऑफ अर्थ परसेफोन टाइटन अटैक किंग शी के सर पर करता है। तो हेमडॉल बोलता वापिस वही अटैक। किन के लिए मुसीबत वापस बढ़ गई है। तो गैल बोलती है अब सब खत्म होने वाला है, और किन की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है। तभी उसकी आंखों में स्टार दिखने लगते हैं, और वो एक बहुत बड़ी सांस अंदर खींचता है और एक एयर बबल को बाहर निकालता है, जो हेड के उस शोल्डर से जाकर टकराता है जिससे उसने स्पीयर को पकड़ के रखा होता है, और हेड की पकड़ कमजोर हो जाती है, और किन हेड के स्पीयर को पकड़कर ऊपर उठा लेता है और पूरे फोर्स के साथ वापस जमीन पर गिरा डालता है। तो हेमडॉल बोलता किन ने भी अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके हेड पर वापस अटैक कर दिया, और किन उस धुएं में अटैक करता है, लेकिन तभी उस धुएं में से हेड का अटैक आता है, लेकिन किन भी जंप मारकर बच जाता है, और हेड धीरे धीरे खड़ा होने लगता है और सोचता कैसे पहली बार में मेरे अटैक को नहीं रोक पाया, तो आखिर कैसे दूसरी बार उसने रोका। और तभी किन की बॉडी के साथ कुछ होने लगता है, लेकिन किन वापिस सांस भरता है और बोलता अभी तो हम दोनों को यहाँ से बहुत आगे जाना है नेदरवर्ल्ड के किंग। और किन अटैक करने आगे बढ़ता है, तो हेड सोचता क्या सामने से अटैक, ये मेरा फाइटिंग स्टाइल है, तो मरने के लिए तैयार हो। और हेड भी अपना अटैक करता है, लेकिन किन वापिस से एक एयर बबल निकालता है जो हेड के राइट चेस्ट पे लगता है, और उसका अटैक वापिस मिस हो जाता है, और किन हेड के बहुत पास पहुंचकर अपने च्यू स्पीयर फॉर्म से हेड पर अटैक कर डालता, और उस अटैक का नाम माउंट टाई ड्रैगन क्लो होता है। तो हेमडॉल बोलता किंग का एक और खतरनाक हमला, जिसने इस बार तो नेदरवर्ल्ड के किंग पे भी निशान छोड़ दिया, और पूरी ह्यूमन साइड एक्साइट हो जाती है। तो एरिस बोलता ये नामुमकिन है, आखिर वो इंसान है क्या। तो हर्मिस बोलता ये बाकियों से काफी अलग है। तभी वहाँ पर जियोस आ जाता है और बोलता बिल्कुल, लेकिन लगता है हेड को भी कुछ पता चल गया है। तो एरिस बोलता है डैड आप इतना टाइम तक कहाँ थे। तो हर्मिस बोलता है वैसे हेड ने किस चीज का पता लगा लिया। उसके बाद हेड बोलता है मुझे पता चल गया, तुम्हारी सांसें, तुम अपनी सांसों का इस्तेमाल करके मेरे उस पॉइंट पर मारते हो जहाँ से मैं पावर जनरेट करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे अटैक का फ्लो बिगड़ जाता है। एक मामूली हवा का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हो। तो किन बोलता मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर के सभी सितारे। उसको हीस्ट बोलती क्या उसने हेड की टेक्निक को सिर्फ एक एयर बबल से रोक दिया, भला ऐसे कैसे। तो सासाकी बोलता हर अटैक के अंदर की भरी हुई होती है, और उस की को बाहर निकालने के लिए क्रक्स का इस्तेमाल होता है। अगर क्रक्स पे हल्का सा भी अटैक कर दिया जाए तो अटैक की पूरी की हिल जाएगी, जिसकी वजह से अटैक मिस हो जाते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इतने खतरनाक जानलेवा अटैक सिर्फ एक एयर बबल की वजह से कमजोर पड़ जा रहे हैं। तो एक और आदमी बोलता है बिना हिलने वाले टारगेट पर इस तरह से अटैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक डेथ मैच में फाइटर अपने अटैक्स कभी भी बदल सकता है, जिसकी वजह से क्रक्स पॉइंट बदलते रहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई इस क्रक्स को तुरंत ढूंढ पाए। तो सासाकी बोलता है कोई चांस ही नहीं बनता, लेकिन इस किंग ने उसका भी तरीका ढूंढ लिया। तो ओकिता बोलता मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, उसके साथ मुझे भी फाइट करनी है। और सब लोग हंसने लगते हैं। तो रिश सोचती है पावरी बुश फाइटर्स। उसको गैल बोलती है क्रक्स की ये सब क्या है। तो ब्रिनिल बोलती है क्रक्स, जिसे किंगशी स्टार कहकर बोलता है, वो उन स्टार पर एयर बबल बनाकर अटैक करता है ताकि अटैक के टारगेट को मिस करवा सके। इस टेक्निक को वो चियू क्रॉसबो फॉर्म टॉर्टोइस रिपल बोलता है। तो गैल बोलती है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये कमाल का लग रहा है। लेकिन अगर किन के पास इतनी अच्छी एबिलिटी थी तो उसने अपनी आंखों को क्यों बांध के रखा था। तो ब्रिनेट बोलती है गैल, जब इतनी अच्छी एबिलिटी पानी हो तब कुछ गंवाना भी पड़ता है, और यही इंसान होना गुनाह। और किन अपने पेट को पकड़ लेता है। तो हेड बोलता है क्या हुआ किंग्समैन, और किंग के पेट पे भी चोट लगी हुई होती है। तो हेमडॉल बोलता है किंग के भी पेट पर चोट लगी है, और वो उसी जगह लगी है जहाँ पर हेड को भी लगी है। उसको किंग बोलता है इसलिए मुझे अपनी आंखों से लड़ना पसंद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना दर्द तो मैं सही लूंगा। तो दोस्तों ये चैप्टर्स यही खत्म होते हैं। गॉड वर्सेस ह्यूमन फाइट, किसने सोचा इस मांगा को, कमाल की है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, उसमें किन के हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, तो इसे मिस मत करना। वैसे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कैसी लगी, और शेयर भी कर देना, और इसके हाइप पे भी क्लिक कर देना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।